हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में सिलेक्टेड हूं और हम इस चैनल पर डेडिकेटेडली आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। वहाँ पर जाके आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो चलिए, आज हमारा जो सेशन रहने वाला है मोस्ट अवेटेड सेशन था, जहाँ पर हम आपको 100+ लोकोक्तियाँ कराने वाले थे। और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक हम लोग कम से कम 1000 लोकोक्तियाँ और मुहावरे कर चुके होंगे। तो अभी हमने पिछले सेशन में अगर हमने मुहावरों का जब सेशन लिया था तो हमने वहाँ 40+ मुहावरे कर लिए थे। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि 100+ लोकोक्तियाँ आपको करा दें। और ये सभी की सभी जो लोकोक्तियाँ हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका पहला क्या है। आपकी पहली लोकोक्ति है, अपना रख पराया चख। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी इस वाली लोकोक्ति के अंदर कि अपना रख पराया चख, इसका क्या अर्थ होता है। आपको देखिए, पीडीएफ मैं आपको वैसे प्रोवाइड करा देता, आप आराम से उसे रट भी लेते। तो लेकिन रटने में ऐसा होता है कि जब तक आपका एग्जाम आएगा तो आपको दोबारा से उन चीज़ों को जो है कि याद करना पड़ेगा बार बार। तो मैं आपको खुद से कराऊंगा, चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा। तो आप अगर एक बार उसे सुनेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, फिर आपको उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जैसा कि आपका पहला है कि अपना रख पराया चख। तो जैसा कि बात से ही पता लग रहा है कि आप अपनी चीज़ तो रख लेंगे और दूसरे का, जैसे कि अपना रख पराया चख, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपके पिताजी आपके यहाँ पर आम लेकर आए। तो आपने, आपके और आपके भाई के बीच में वो आम बट गया। अब आपने क्या किया, अपना आम तो रख लिया और अपने भाई का आप चखने लगे। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। ठीक है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि अपना रख पराया चख में सर ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, आम का एग्जाम्पल दिया था। मैं अपना बचा के अपने भाई का ले रहा था, यानी कि मैं क्या कर रहा था कि मैं अपने आम को बचा रहा था और सामने वाले का यानी दूसरे का मैं माल यानी कि आम हड़प रहा था। ठीक है, अगला देखिए, और ये काम तो नॉर्मली बहुत लोग करते हो। तो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे सामने क्या है, अपनी करनी पार उतरनी। यानी कि जो आप काम करेंगे वही आपको पार करेगी। यानी कि अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। लोकोक्तियाँ सबसे सिंपल होती हैं, वो एक कहावतें होती हैं और कहावतें ऐसे ही नहीं बन जाती हैं। कहावतें जब कही जाती हैं तो उनका अपने आप में एक अर्थ होता है। और वो अर्थ जब आप उस कहावत को कह रहे होते हो तो आपको खुद से ही वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपने अंदर ही डिफाइन होने लगती हैं। तो जैसा कि आपने जैसे पढ़ा कि अपनी करनी पार उतरनी, कितना सिंपल था कि आप जो करेंगे उसी से आप पार अपनी चीज़ों को कर पाएंगे। यानी कि जैसे कि आप भंवर जाल में हैं या फिर आप कोई नदी में हैं, तो जब आप उसमें मेहनत करेंगे तभी आप उस नदी को पार कर सकते हैं। यानी कि स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। अगला देखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। ठीक है, ये क्या है कि जो चना होता है वो भाड़ में, मतलब शायद मेरे हिसाब से जो चना होता है वो भाड़ एक चीज़ होती है जहाँ पे चनों को पकाया जाता है। तो अकेला जो चना है वो भाड़ को नहीं फोड़ सकता, क्योंकि जब चने चने पकेंगे तो उछलते हैं, तो वो उस चीज़ को नहीं तोड़ सकता। यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि आपके क्या हो रहा है, अधजल गगरी यानी कि एक गागर है, गागर मतलब घड़ा मानिए, वो आधे जल से भरी हुई है। तो वो, और आप उसे लेके अगर चल रहे हैं तो क्या होगा, वो छलकती हुई रहेगी। तो आधी गगरी छलकत जाए, यानी कि आपके पास जो ज्ञान है वो आधा है। और जिन लोगों के पास आधा ज्ञान होता है वही ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो वही चीज़ कही गई है कि ओछा आदमी अधिक इतराता है। ठीक है, अगले की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा यानी कि एक पूरी प्रजा है, वहां पर सभी अंधे हैं। और काना मतलब जो एक आंख से अंधा हो, तो उनमें वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा कि नहीं। यानी कि मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधों में काना राजा का साफ साफ मतलब पता लग गया होगा, सभी लोग अंधे थे लेकिन उनमें से काना व्यक्ति जो कि एक आंख से अंधा था उन अंधों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। यानी कि मूर्खों में भी ज्ञान, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अगला देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा है और बटेर क्या होता है, जिससे कि आप पक्षी पर निशाना लगाते हैं। तो क्या हो रहा है, सॉरी, पक्षी पर निशाना नहीं लगाते, ये एक पक्षी होता है बटेर।
तो आपने क्या किया, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा व्यक्ति था, उसने ऐसे ही कहीं हाथ अपने इधर उधर घुमाए और उसके हाथ में वो बटेर नाम का पक्षी लग गया। तो ये क्या है कि जो व्यक्ति अंधा है वो पक्षी का शिकार तो नहीं कर सकता, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अब उसने ऐसे ही हाथ इधर उधर किया तो बिना परिश्रम हाथ इधर उधर करने से बटेर नाम का पक्षी मिल गया, तो बिना परिश्रम से अच्छी वस्तु से मिल गई। यानी कि जिस काम को करने के लिए लोग निशाने लगाते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं, वहीं पर क्या हुआ, एक अंधे व्यक्ति को बटेर उसके हाथ लग गया, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम के संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना। ठीक है, अगले की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, 6 हम लोगों ने देखिए कर लिए, 5 मिनट के अंदर कर लिए, तो 100 करने में लगभग 1 घंटा तो लगने वाला है। फिर देखिए 7वां, आप देखिए, अंधा पीसे कुत्ता खाए। इसका क्या अर्थ है, अंधा पीसे और कुत्ता खाए। कोई अंधा व्यक्ति, जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, वो आटा अगर आप कुत्ते को डालेंगे तो वो चाट लेता है, मतलब खा जाता है। तो अंधा व्यक्ति आटा पीस पीस के डालता जा रहा है और बगल में उस कुत्ता उसे खाता जा रहा है। तो क्या कर रहा है, मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। और आपने एक चीज़ देखी कि अंधा जब भी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर उसका हम अर्थ क्या लगा रहे हैं, लोकोक्ति के अंदर नॉर्मली हम लोग मूर्ख लगाते हैं। तो मूर्ख अपनी मेहनत कर रहा है और उसका लाभ कौन उठा रहा है, कुत्ता उठा रहा है, यानी कि अन्य लोग उसका लाभ उठाते हैं। और असावधानी से अयोग्य को लाभ, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कितना सिंपल है कि अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा व्यक्ति यानी कि मूर्ख व्यक्ति पीसा पीस लगाए और बगल में कुत्ता खा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, तो वो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसका लाभ कोई और उठा ले जा रहा है। अब है ये, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बचपन से सुनते हुए चले आए हैं। फिर है अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने रो रहे हो जो अंधा है। अब जो व्यक्ति अंधा है तो वो आपकी बातें तो देख ही नहीं सकता। जब वो आपको देख ही नहीं सकता तो उसके सामने रोने का क्या मतलब है, उसके सामने रोकर तो आप केवल और केवल अपने जो है कि वो आंखों को ही फोड़ रहे हो। तो क्या इसका अर्थ हो गया कि निर्दयी व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अब जो व्यक्ति पहले से ही अंधा है उसके सामने आप रो रो के अपनी आंखें फोड़ लो तो उसे तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि आपने क्या किया। तो उसके सामने फिर क्या वो आपसे सहानुभूति करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वही चीज़ कही गई है कि निर्दयी व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अगला देखिए, अपनी गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है। बिल्कुल इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार सभी डायलॉग ये तो बहुत लोग मारते हो, लड़के स्पेशली बहुत मारते हैं। आज तक तो लड़कियां भी कम नहीं है, आजकल तो लड़कियों से कहना पड़ता है कि आपके घर में बाप भाई नहीं है मतलब इस तरह का आ गया है ज़माना अब तो। अब देखिए 11वां, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये एक नाटक था जो शायद हमारी 5th क्लास में या 6th क्लास में एक नाटक था। उसमें यह था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा। ये अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो ये आपको वहाँ से पता लग जाएगा। उसमें क्या था कि वहाँ का जो राजा था वो किसी को भी बिना कुछ भी न्याय किए हुए जो भी उसके सामने आ जाता था उसे वो मतलब दोषी मान ले रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। समझ गए, वो तो नाटक ही उसमें ये दिखाया गया था। उस नाटक में तो जो वहाँ का कोतवाल था, उस कोतवाल को भी उन्होंने फांसी का सजा दे दिया था। और फांसी की सजा दे दी थी वो भी सिर्फ इस बात पर शायद दे दी गई थी कि उसने कुछ मतलब चुराया था, और एक्चुअल में वो उस कोतवाल ने नहीं चुराया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने न्याय ढंग से नहीं किया। तो वही चीज़ है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। यानी कि जहाँ पर जो काम हो भी नहीं रहा, चोरी वोरी नहीं हो रही है और उसके इल्ज़ाम में आप किसी को भी मृत्युदंड दिए दे रहे हैं, तो ये क्या है, प्रशासन की अयोग्यता है, सर्वत्र अराजकता आ जाना है। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि सर ने इस वाली कहावत में हमें एक नाटक के बारे में बताया था और उस नाटक में एक कोतवाल को भी बिना किसी गलती के सजा दे दी गई थी। कोतवाल मतलब पुलिस वाला। अब देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो अंधा क्या चाहता है, दो आंखें, यानी कि बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। यहाँ पर आपको इस तरह से अपना देखना कि बिना प्रयास के वांछित वस्तु का मिल जाना। वांछित वस्तु क्या होती है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वही आपकी वांछित वस्तु होगी, और बिना प्रयास के आपको मिल जाए तो क्या है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, बस। अगला देखो, अक्ल बड़ी या भैंस, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, ये तो हमने बचपन से पढ़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें बचपन से पढ़ी हैं उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना तो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। अपना देखो, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है, अपना काम अपने ही हाथों से ठीक रहता है भाई।
अपना काम करना अपने ही हाथों से ठीक रहता है कि आप कुछ भी कर लो, आप अपना काम स्वयं ही करें। कुल मिलाकर बात यही है, क्योंकि इसके ऊपर एक कहानी भी थी कि वो एक शायद ये कहानी थी, कोई पक्षी था और वहाँ पर कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊँ, शायद रहने देते, कुछ एक सारांश में बता देता हूँ कि जो पक्षी था उसका एक घोंसला एक खेत में था, उसका बच्चा था और वहाँ पर एक जो व्यक्ति था उसको खेत काटने के लिए आना था। तो बच्चा कहता था अपनी माँ से कि माँ अब हमारा घोंसला उजड़ जाएगा। तो उसकी माँ कहती थी कि अभी नहीं उजड़ेगा, क्योंकि उसने जो खेत काटने की बात है वो उसने अपने पड़ोसी पर छोड़ दी है कि पड़ोसी आके खेत काटेगा, तो उसका खेत नहीं कटा था। ऐसे धीरे धीरे वो कई लोगों से कहता रहा, तो किसी ने भी उसका खेत नहीं काटा था। और जिस दिन उसने कहा कि अब हमें खुद ही ये खेत काटना पड़ेगा, उस दिन उस पक्षी की माँ ने कहा था कि अब हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपना काम स्वयं करने आ रहा है, तो अब वो व्यक्ति अपना काम खुद करेगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम अपने ही हाथों से ठीक रहता है। अगला देखिए, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि सब लोगों के पास ढपली, ढपली का मतलब तो समझ रहे होंगे कि वो एक बजाने वाला होता है, एक वाद्य यंत्र की तरह आप ये मान सकते हो। और सबके पास अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना वो लोग अलग अलग बजा रहे हैं। राग का मतलब क्या है, अपना अपना अलग अलग बजा रहे हो, सबके पास अपनी अपनी ढपली है, तो क्या होगा, तालमेल का अभाव होगा, सबका अलग अलग मत होना, या फिर एक मत का अभाव, एक ही अर्थ है इसका। ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं है, आपको पता ही है कि अपनी अपनी ढपली लोग अपनी अपनी अलग अलग बजा रहे हो। तो वहाँ क्या दिखाई देगा आपको, आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो एक मत नहीं है। फिर क्या देखो, 16, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा क्या कर रहा है, रेवड़ी बांट रहा है और बार बार अपने लोगों को दे रहा है। तो ये काम कहाँ होता है, अब आप बताइए। ये राजनीति में होता है कि स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है। ये सभी राजनीति वाले करते हैं। राजनीति क्या, लगभग ये सभी लोग करते हैं कि किसी बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तो अपने ही लोगों को वहां पर भर्ती करना शुरू कर देते हैं। तो अंधा बांटे रेवड़ी, अंधा है वो रेवड़ी बांट रहा है, बार बार अपने ही लोगों को दे रहा है। तो ये इसमें तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगला देखिए, अंत भला तो सब भला। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है, अंत भला तो सब भला। ठीक है। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले कोई मैच हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से लेके शायद दिल्ली कैपिटल्स का वर्सेस कौन सी टीम थी, मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ पर क्रिस मॉरिस ने लास्ट में जाके जिताया और उससे पहले उनके कितने सारे विकेट्स गिर गए थे। तो लास्ट में जाके अगर वो जीत गए तो उनके लिए पहले जितने विकेट गिर गए थे उसका कोई मायने नहीं रहा, अंत में वो जीत गए तो बाकी सारी चीज़ें माफ़। अगला देखो, आ बैल मुझे मार, ये आपको सबको पता होगा, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंस जाना। आप बैल से खुद कह रहे हो आ भाई तू मुझे खुद मार, तो जानबूझ के मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठली के दाम, ये भी हमने बचपन में बहुत पढ़ा है कि एक काम से दो लाभ। आम के आम गुठली के दाम क्या होता है कि जब आप आम खरीदने जाते हो तो आप तो आम के पैसे दे रहे होते हो, लेकिन एक्चुअल में वजन तो आप गुठली का भी तौलते हो। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप गुठली जो कि आप फेंक देते हो और वो काफ़ी वजन वाली होती है, यानी कि आप क्या करते हो कि आप गुठली का भी पैसा दे के आते हो। तो जो व्यक्ति बेच रहा है उसे क्या हो रहा है, उसे आम का दाम तो मिल रहा है और साथ में जो चीज़ आप वो कोई बिल्कुल यूजलेस है उसका भी वो दाम लिए ले रहा है आपसे उसी वजन में। तो क्या है कि हर प्रकार का लाभ, एक काम से दो लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, क्या है ये, लोकोक्ति है। अगला देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख। देखिए, आंख का तो व्यक्ति कैसा है, अंधा है, लेकिन उसका नाम क्या है, नयन सुख। बिल्कुल उसी तरह से गुणों के विपरीत नाम होना। ठीक है, जैसे किसी किसी का नाम होता है ना कि खुशहाल सिंह, और वो उस जब देखो तो हर वक्त गुस्से में रहता है। तो उसी तरह से कि गुणों के विपरीत नाम होना, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है। आगे देखो, आगे कुआं पीछे खाई, इस पे तो बताने वाली बात ही नहीं है, बहुत बार आपने इस चीज़ को देखा भी होगा कि हर ओर से विपत्ति में फंस जाना। फिर आप भला तो जग भला, यदि आप भले हैं तो आपके लिए सारा जग भला है, यानी कि अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपके लिए जग भी अच्छा है, यानी कि आपके अच्छे व्यवहार से आपको हर जगह आदर मिलेगा। फिर 23वां, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आप आए किस लिए थे, हरि का भजन करने आए थे, लेकिन आप क्या करने लगे, आप कपास ओटने लगे। तो आप जिस काम के लिए आए थे वो तो आपने नहीं किया, आप किसी और काम में लग गए, यानी कि क्या, उद्देश्य से भटक जाना, उद्देश्य से भटक जाना। फिर श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना। श्रेष्ठ काम क्या था, हरि भजन करना श्रेष्ठ काम था, और आप क्या कर रहे थे,
कि आप उसी काम के लिए आए थे कि अब हम सब कुछ छोड़ के अपना हरि भजन करेंगे, लेकिन आपने जैसे ही हरि भजन करने के लिए पहुंचे कि यहाँ बैठ के हम हरि भजन करेंगे, वहाँ पे जाके आप कपास ओढ़ने लगे। तो कपास ओढ़ने का मतलब क्या हो गया? तुक्ष कार्य करना, ठीक है। फिर कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। तीनों का लगभग अर्थ सेम है, आप कुछ भी अपना देख सकते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मैंने इसका अर्थ आपको ढंग से बता दिया है। अगला देखो, आधा तीतर आधा बटेर। अब एक पक्षी है, वो कैसा है? आधा तो तीतर जैसा दिख रहा है और आधा बटेर जैसा दिख रहा है। तो कैसा है ये? दो पक्षी हैं लेकिन आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि अनमेल मिश्रण है और बेमेल चीज़ें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आधा तो तीतर जैसा है आधा बटेर जैसा है, तो उनमें सामंजस्य तो होगा ही नहीं, किसी तरह का नहीं होगा। कैसी चीज़ें हो जाएंगी? बेमेल हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ आ जाते हैं, यानी कि 1/4 हिस्सा हम अपना कवर करने वाले हैं 15 मिनट में, यानी कि पूरा 1 घंटे की क्लास आपकी की जाएगी, लगभग 1 घंटे की जाएगी, थोड़ा जल्दी भी फिनिश हो सकती है। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि तिल में से क्या निकलता है? तेल निकलता है। और जिन तिलों में तेल ही नहीं है, आपको पहले से पता है, तो आपको किस चीज़ की आशा नहीं है? तिल से लोग तेल निकाल के पैसा कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। अब जिनमें तेल ही नहीं है तो वहाँ पे लाभ की आपको आशा ही नहीं होगी, सिंपल सा है। फिर देखिए, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, यानी कि क्या है कि 8 लोग हैं घर में और घर में 9 चूल्हे हैं। तो यानी कि कोई भी साथ साथ नहीं रह रहा है, 8 लोग रहने वाले हैं और 9 तो चूल्हे ही हैं। तो यानी कि जितने लोग हैं उससे ज़्यादा तो चूल्हे हैं, यानी कि वहाँ पर उससे ज़्यादा घरों में तो मतलब उससे ज़्यादा चूल्हों पे खाना बन रहा है। यानी कि समझ में आ रहा है कि फूट पड़ी है, कोई भी किसी के साथ खाना पीना नहीं करता, फूट होना। अगला देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या है कि अपना अपराध न मानना और पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं इस चीज़ को, तो ये बहुत सिंपल है। अगला देखिए, उल्टे बांस बरेली को उल्टे बांस बरेली को, ठीक है। अब देखो, विपरीत कार्य या आचरण करना, ये आपको याद करना है। कैसे करोगे? उल्टे बांस बरेली को, बताइए कैसे कर सकते हो? विपरीत कार्य या आचरण करना, या तो आप विपरीत कार्य कर रहे हो या विपरीत आचरण कर रहे हो। अब आप कैसे कर सकते हो, देख लो। चलिए 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 चलिए, आप इसे देखिए कैसे मान सकते हो कि बरेली में हो सकता है बांस काफ़ी सारे होते होंगे और आप वहाँ जाके क्या कर रहे हो, बरेली में ही आप बांस को ले जाके उल्टा जाके दे रहे हो कि जो बरेली में ही बांस है और आप वहाँ वहीं पे जाके वहीं पे बांस उगाया जा रहा है, वहीं पे बांस की बहुतायत मात्रा है, आप उल्टा जाके बांस बरेली को ही दिए जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? विपरीत कार्य कर रहे हो कि वहाँ पे तो फिर आपका कुछ होना ही नहीं है, या फिर विपरीत आचरण कर रहे हो। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका कि उल्टे बांस बरेली को। अब आपको हमेशा याद रहेगा, बरेली का झुमका नहीं था, सर ने बरेली का बांस बताया था, और जहाँ पे बरेली में ही बांस था और हम वहीं पे जाके उल्टा जाके हम बरेली वालों को बांस बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? विपरीत कार्य कर रहे हो। अगला देखो, ऊधो का न लेना, ऊधो का न लेना न माधो का देना, यानी से ना तो आपके एक ऊधो नाम का व्यक्ति है, एक माधो नाम का व्यक्ति है। आप क्या कर रहे हो? ना तो आप ऊधो से कुछ ले रहे हो ना माधो को कुछ दे रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? किसी से कोई मतलब ही नहीं रख रहे हो, सबसे अलग हो आप, ठीक है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आसपास वाले लोगों से किसी से मतलब ना रखे, ना किसी से उसका लेन देन हो ना कुछ हो, तो वो कैसा है? सबसे अलग रहता है, ना उसे किसी से कोई मतलब है, इसी तरह का व्यक्ति है। आगे चलिए, 30 हो गए हमारे। ऊंची दुकान फीका पकवान इस तरह का आपने देखा होगा, और ये तो शायद आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ऊंची दुकान फीके पकवान। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ ये अब ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दुकान है वो बहुत ऊंची है, देखने में बहुत स्टैंडर्ड लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब आप गए कि बहुत अच्छी दुकान है, यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होगी। आप जाके गए और आपने कहा कि भाई मिठाई चखा दो। अब वहाँ पे जब आपने जाके उसकी यहाँ की मिठाई चखी तो आपको कैसी लगी? एकदम फीकी लगी। तो आप क्या करोगे? वास्तविकता से अधिक दिखावा, यानी कि जैसा दिख रहा था, इतनी स्टैंडर्ड दुकान थी, आपको लगा, आपके दुकान देख के आपके मुंह में पानी आ गया, इतनी स्टैंडर्ड की दुकान उन्होंने बनाई थी। लेकिन जब आपने अंदर जाके मिठाई को चखा तो वो आपको किसी भी टेस्ट की नहीं लगी। तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब, जिस काम के लिए आप हो उससे ज़्यादा तो आपने दिखावा कर रखा है, यानी कि दिखावा ही दिखावा, केवल बाहरी दिखावा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? केवल बाहरी दिखावा ही तो किया है ना, और तो कुछ नहीं किया, केवल बाहरी दिखावा किया है। आगे चले, ऊंट के मुंह में जीरा, ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है, उसके मुंह में आप खाने के लिए उसको जीरा दे रहे हो, तो यानी कि उसे आवश्यकता है बहुत सारे खाने की, आपने उसे खाने में क्या दिया? जीरा।
तो आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, जितनी आवश्यकता थी उसकी आपने पूर्ति कितनी की, नगण्य। नगण्य का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ना के बराबर, यानी कि उसे आप छोड़ भी सकते हो, उसका होना ना होना एक ही बराबर है। अगला, उखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। मूसल का क्या मतलब होता है, वो एक इस तरह से आपने देखा होगा, ये आपकी ओखली होती है, ठीक है, तो जिससे आप मसाला कूटते हो वो आपका क्या होता है, मूसल होता है, और ऊखली ये हो गई। अब आपने क्या कर रहे हो, आपने अपना सिर इस ऊखली में डाल दिया। अब आपको इस मूसल का क्या डर कि ये आपके ऊपर से आके सिर में लगे। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। समझ रहे हो कि अब आप तो आपने निश्चय कर ही लिया कि आपको जो काम करना है, अब उसमें कितनी भी बाधाएं आए, अब आपको उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, इसमें आपका देखिए मोटिवेशन भी आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अब तो आपने पीओ बनने का ठान ही लिया है, तो अब आपके सामने कितनी भी बाधा आ जाए, आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, अब हम सर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए, अब हमने अपना स्टेप बढ़ा लिया है, केवल हमारे पास 100 दिन बचे हैं, इन 100 दिनों को हमें अपना बनाना है, और हमें 2021 को इस तरह से ख़त्म करना है कि 1 जनवरी को जब हमारा रिजल्ट आए तो उसमें हमारा पीओ के अंदर सिलेक्शन के अंदर नाम आए। ये हमें करना है, ये हमने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है बताइए। ऊंट है वो खड़ा हुआ है, जो ऊंट है वो खड़ा हुआ है, अब वो बैठना चाह रहा है, ठीक है, वो बैठना चाह रहा है, तो किस तरफ मुंह करके बैठेगा, क्या कोई बता सकता है। जब ऊंट खड़ा है और वो जब नीचे बैठने लगा तो वो किस तरफ अपना करवट करके बैठेगा, क्या कोई बता सकता है, नहीं बता सकता। तो क्या है कि परिणाम में अनिश्चितता होना, कि क्या परिणाम होगा, किस तरफ वो करवट लेके बैठेगा, ये अनिश्चित है। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया, परिणाम में अनिश्चितता होना। अगले की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। एक पंथ दो काज, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि एक काम से दोहरा लाभ, एक तरकीब से दो कार्य, या फिर एक साधन से दो कार्य करना। यानी कि एक एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि आपने क्या किया, आपका बहुत सा मतलब जैसे मान लीजिए मैंने अभी डीवी में गया, मैं जैसा अभी डीवी में लखनऊ गया था, तो मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं तो मैं लखनऊ गया था, और साथ ही साथ वहाँ पे जो मेरे रिलेटिव थे हम उनसे भी जाके मिलाए। तो मैंने क्या किया, एक पंथ दो काज हमारे सिद्ध हो गए कि लखनऊ के अंदर हमारा डीवी भी हो गया, और साथ ही हमारे रिलेटिव से मिलना भी हो गया जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले थे। तो लखनऊ एक बार जाना हुआ और उसी एक बार जाने में अपने दो काम कर लाए, तो एक पंथ दो काज। अगला देखो, एक अनार 100 बीमार। अब अनार कितना है, एक है, और बीमार कितने हैं, 100 लोग हैं। यानी कि ये कहावत कब पड़ी होगी, ये कहावत ऐसे पड़ी होगी कि किसी गांव में बहुत से लोग बीमार हुए होंगे, कोई बीमार हुआ होगा, तो वहां पे के जो वैद्य होगा उसने कहा होगा कि आप अनार खाइए तो आप सही हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस पूरे गांव में अनार रह गया एक, यानी कि अनार बहुत कम रह गए और बीमार बहुत ज़्यादा लोग पड़ गए। तब इस बात को कहा गया होगा कि अनार तो एक ही है और बीमार लोग 100 पड़ गए। यानी कि वस्तु तो कम है और चाहने वाले एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज हैं आपकी, जहाँ पर एक एक वैकेंसी के लिए 100 लोग आके मार धाड़ करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वही चीज़ है कि वैकेंसीज इतनी कम है कि एक अनार 100 बीमार, एक वैकेंसी के लिए बहुत से कैंडिडेट लगते हैं। लेकिन अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, और फिर उन सीरियस लोगों में की ही फाइट होती है। अगर मान लीजिए कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म अगर भरा है तो मुश्किल से उसमें 1 लाख लोग ही ऐसे होंगे जो सीरियस होकर उस पेपर को दे रहे होंगे, और फिर 1 लाख के बाद भी ऐसे लोग होंगे कि जब पेपर आपका पास में आने वाला होगा तो उनका कंसंट्रेशन हटता जा रहा होगा, और एंड में सफलता वही ले जाएगा जो जिसने पूरी हिम्मत के साथ और एंड तक बिना किसी भी लूज किए अपने आप को पूरी उसने अपनी पढ़ाई कर रखी होगी और लगातार अपनी मेहनत को उसने कंटिन्यू किया होगा, वो आसानी से ले जाएगा। अगला देखो, एक मछली सारा तालाब गंदा करती है। यानी कि गांव का एक व्यक्ति था, पूरा गांव बहुत फेमस था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या हुआ कि एक उस गांव में कभी एक व्यक्ति ऐसा हुआ कि वो किसी बहुत जघन्य अपराध उसने कर दिया। तो अब क्या हो गया, उस गांव का सारा नाम खराब हो गया। और जैसा नॉर्मली क्या होता है, जैसा हमारे गांव में होता है कि नॉर्मली जब शादियां होके आती हैं
तो मान लीजिए किसी गांव की अगर कोई भी बहू जो है वो खराब निकल गई, अगर किसी भी गांव की बहू खराब निकल गई तो बहुत उसके आसपास के जिस गांव में वो लड़की की शादी होती है उसके आसपास गांव वालों में ये बात फैल जाती है कि जिस गांव से वो लड़की होगी उस गांव की लड़कियां खराब होती हैं। ये बात फैल जाती है और ये आप सब जानते हो कि ऐसा बहुत होता है। तो एक की बुराई के साथ बाकी भी बदनाम होते हैं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। अगला देखो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। अब एक म्यान में दो तलवारें, यानी कि म्यान तो एक है और उसमें स्थान ग्रहण करने वाला कौन है? एक है। अब एक म्यान में कितनी तलवारें स्थान ग्रहण कर सकती हैं? एक। लेकिन आपके पास तलवारें कितनी हैं? तलवारें हैं दो। तो यानी कि क्या है कि दो प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते, यानी कि दो लोगों को एक ही जगह पर राजगद्दी नहीं मिल सकती। ठीक है, यानी कि देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। सिंपल सा इतना सा मतलब मान के चलो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। अगला देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी कि लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं। यानी कि आपको ताली अगर बजानी है तो आपको एक हाथ नहीं, दोनों ही हाथों की ज़रूरत होगी। और बहुत से लोग कहेंगे सर हम तो एक हाथ से भी बजा लेते हैं, लेकिन आपका ताली बजाने का अर्थ हो गया कि हवा में आप ताली नहीं बजा सकते हो, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से टकराना पड़ेगा, तभी वहाँ पर ताली बज सकती है। यानी कि दोनों पक्षों में ही तनाव होना चाहिए, तभी कोई लड़ाई हो सकती है। यानी कि लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं। अगला देखिए, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक तो करेला यानी कि पहले से ही कड़वा है, और दूजा नीम चढ़ा, उस पे ऊपर से भी नीम जैसा और भी कड़वा है, यानी कि बुरे से और अधिक बुरा होना। कड़वे का अर्थ क्या है? करेले का क्या अर्थ है? बुरा होना, उसकी कड़वाहट बुराई के साथ। दूजा नीम चढ़ा यानी कि नीम उस पर नीम जैसा और कड़वा, तो यानी कि बुरे के साथ और अधिक बुरा होना, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। ठीक है। अगला है कागज की नाव नहीं चलती। कागज की नाव नहीं चलती यानी कि बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। समझ रहे हो? कागज की नाव नहीं चलती, इसका अर्थ क्या है कि आपने बेईमानी करके कोई आपका कंपटीशन था, वहां पे आपने मतलब अपना जल्दी जल्दी से नाव बनानी थी, और उस नाव का वो कंपटीशन था, वहां पे सभी लोग अपनी अपनी नाव लेके आए थे, और आपने क्या किया? बेईमानी से एक कागज़ की नाव जल्दी से उतार दी, क्योंकि आपको बेईमानी करनी थी। अब वहां पे आपको सफलता तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कागज़ की नाव नहीं चलती। रेस हो रही थी नाव की, लेकिन आपने कागज़ की नाव बना दी, कि अब क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। बेईमानी से किसी कार्य को सफलता नहीं मिलती है। फिर है काला अक्षर। काला अक्षर भैंस बराबर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो आपका काला अक्षर है वो भैंस बराबर है अगर किसी के, तो बिल्कुल निरक्षर होना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अगर काला रंग देख ले या काला अक्षर देख ले, तो उसे उसके देखते ही उसे भैंस की याद आ जाए, तो वो कैसा है? वो उस अक्षर को नहीं पहचान रहा, उस काले रंग से उसे भैंस दिखाई दे रही है, यानी कि क्या है? वो भैंसे चराता रहता होगा, इसलिए उसे भैंस दिखाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल ही निरक्षर होना। अगला देखो, कंगाली में आटा गीला। आपके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा गरीबी थी और आप आटा मारने गए, उसमें पानी और ज़्यादा डल गया, तो आटा आपका और गीला हो गया, यानी कि गरीबी में और ज़्यादा आपके खाने की भुखमरी हो गई, तो संकट पर संकट आना। अगला देखो, कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की आप क्या कर रहे थे? दलाली कर रहे थे। दलाली का मतलब क्या है? आप कोई भी ब्लैक मार्केटिंग का काम कर रहे थे कोयले का, तो उसमें आपके हाथ भी काले होंगे ही होंगे, यानी कि बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। तो अगर आप कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो आपके भी काले पड़ ही जाएंगे। वही चीज़ है कि बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है और दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं। ये कैसे आप कह सकते हो कि सर दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं? मान लीजिए आप किसी ऐसे ग्रुप में हो कि वो जो ग्रुप है वो शराब और सिगरेट दोनों पीता है, आप उनमें से कुछ भी नहीं लेते, ना आप शराब पीते हैं ना आप सिगरेट पीते हैं, लेकिन हुआ क्या? किसी दिन चौराहे पर आप अपने मित्र मंडली के साथ थे, आपके किसी रिश्तेदार ने आपको उन संगति में देख लिया, तो अब आपके घर पर आके क्या कहेंगे? वो तो ऐसा ही लड़का है, वो ऐसे लोगों के साथ में रहता है, यानी कि मतलब वो भी शराबी और कबाड़ी ही है। यही माना जाएगा ना कि दुष्टों की संगति से कलंकित ही होते हैं। अगला चलते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखानी। कि जब हमारी जो फार्मिंग करने का जब टाइम था तब तो बरसा नहीं, अब जब सूखा पड़ गया तब बरस रहा है। यानी कि आपकी जब मान लीजिए फसल होनी थी अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपकी फसल के टाइम पर पानी नहीं बरसा, अब वो जब फसल काटने का वक्त आ गया
जनवरी के आसपास तब पानी बरस रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई मतलब तो है रहा नहीं। यानी कि अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है। जब फसल बोने का टाइम था तब तो पानी बरसा नहीं, अब उसके जब फसल बोने का टाइम ही निकल गया उसके बाद पानी बरसे तो क्या आप फसल तो फिर बोई नहीं जा सकती। इसका अर्थ क्या है, अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है। अगला देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये बहुत फेमस कह सकते हैं वो लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना। कुनबे का अर्थ क्या होता है, परिवार। और कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, कहीं की तो ईंट उठा लाई, कहीं का पत्थर उठा लाई, और आपने पूरा ये सब चीज़ें जोड़ के एक अपने घर बना लिया, घर को आपने जोड़ दिया। तो आपने क्या किया, अलग अलग स्वभाव वाले, ईंट का स्वभाव अलग होता है और पत्थर का स्वभाव अलग होता है। तो आप अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह पर ला के आपने क्या किया, एकत्र कर दिया, और इधर उधर से सामग्री जुटा के कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। कोई आपने एक निकृष्ट वस्तु निर्माण कर दिया। अब आपके सामने एक होमवर्क, निकृष्ट का आप लोग क्या करें, कोई अर्थ बताओगे। कमेंट बॉक्स में बता देना निकृष्ट का क्या अर्थ होता है। जब आप मुझे बताओगे तो आप हमेशा के लिए इस वर्ड को हमेशा ही याद रख जाओगे। अगला देखो, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी तो नाव गाड़ी पर थी, मान लीजिए जब नदी पड़ी तो जो नाव थी वो गाड़ी, कभी नाव गाड़ी पर, जब आप रोड पर चल रहे थे तो आपने नाव को उठा के गाड़ी पे रख लिया, और जब आप पानी की यात्रा आपको करनी थी तो आपने नाव को पानी में डाला और नाव के ऊपर गाड़ी रख ली। तो क्या किया, एक दूसरे के वो लोग काम आ गए और परिस्थितियां बदल रही थी, कभी सड़क थी कभी पानी था। अगला देखो, काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कि मूर्ख सब जगह मिलते हैं। हम ये तो कह रहे हैं, गधे नहीं होते क्या भाई काबुल में। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे गधे नहीं होते, इसका अर्थ क्या है, मूर्ख सब जगह मिलते हैं। अगला देखो, कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। जब आप कुम्हार से कह रहे हो भाई गधे पर चढ़ जाओ, तब तो वो नहीं चढ़ेगा। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। यानी कि क्या है, कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। आप कुम्हार से कह रहे हो भाई गधे पर चढ़ के चले जाओ, क्यों पैदल पैदल जा रहे हो, तो वो कुम्हार कभी भी गधे पे चढ़ के नहीं जाएगा। यानी कि क्या है कि जब आप किसी जिद्दी व्यक्ति से कहोगे कुछ किसी भी काम को करने की, तब उस समय पर वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है। अगला देखो, को नृप हो हमें कहानी। नृप का क्या अर्थ होता है, राजा। कि कोई भी राजा हो जाए हमें क्या हानि है भैया। एक बार अर्थ देख के बताना कि क्या नृप का अर्थ राजा ही होता है। ठीक है, नृप का अर्थ क्या राजा ही होता है। अब ये आपसे कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी राजा बन जाए हमें क्या हानि, यानी कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने काम से मतलब रख रहे हो, अपने मतलब से मतलब रख रहे हो। ठीक है, इस तरह का व्यक्ति जिसे कोई फर्क ही ना पड़े कि चाहे कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन हमें तो उससे क्या हानि है, हमें तो हमारे काम से मतलब है। अगला देखो, कौवा चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल। ये चीज़ तो हमेशा ही कही जाती है कि आप कभी भी किसी को कॉपी मत करो, अदरवाइज जो आपकी आइडेंटिटी है आप वो भी खो दोगे। वही काम क्या किया, कौवे ने किया। उसने हंस को देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, तो उसने क्या किया कि मैं हंस की चाल चलता हूँ, मैं भी सुंदर लगूंगा। तो वो उसने हंस की चाल चलने की कोशिश की और अपनी भी चाल भूल गया। हंस की तो आएगी ही नहीं और अपनी भी भूल जाएगा, क्योंकि आप किसी की कितनी भी कॉपी कर लो, जो जिसका नेचुरल जो भी बिहेवियर होता है उसको तो आप कभी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल चीज़ हमेशा नेचुरल होती हैं। तो जब आप नेचुरल चीज़ों को कॉपी करोगे तो आप अपनी जो चीज़ें थी वो भी आप गवा दोगे, क्योंकि आप अपने नेचुरल से हटते जा रहे हो और किसी दूसरे में घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो ना तो आप पूर्णतः किसी दूसरे जैसे बनोगे और ना ही आप अपने जैसे रह जाओगे। तो वही है कि दूसरे के अनधिकार अनुकरण से, अनधिकार यानी कि अंधानुकरण से, आप अंधे अनुकरण से अपनी रीति रिवाज भूल जाना। इसका यही अर्थ है जब हमारी हिंदू संस्कृति में हो रहा है वो इसका पूर्णतः परिणाम है। अगला देखिए, कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी कि आप जब खा रहे हो तो फिर कभी कभी तो आपके पास इतना पैसा है कि आप सब्जी में, रोटी में, सलाद में, हर जगह आप घी डाल डाल के खा रहे हो, यानी कि आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। और कभी कभी खाने के लिए क्या आपको क्या मिल रहा है, केवल एक मुट्ठी चना मिल रहा है। तो आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, बदल रही हैं, यानी कि परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती। ठीक है।
और ये कभी कभी आपका यूज़ हो जाता है, आपके किसी भी आर्टिकल में आपको कभी देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा लोकोक्ति है। अगला चलते हैं, कर ले सो काम भजले सो राम। कर ले सो काम और भजले सो राम। जब आप करने बैठे तो आपने कोई काम कर लिया और भजने बैठे तो आपने राम को मान लिया। तो यानी कि क्या है, एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। ठीक है, यानी कि आप एकनिष्ठ हैं और आप कर्म और भक्ति कर रहे हैं, यानी कि काम भी कर रहे हो और राम का नाम भी ले रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने कर्म भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो। आगे देखिए, काज परे कछ और काज सरे कछ और। इसका अर्थ क्या है, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकाल कर मुंह फेर लेती है। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति आपने बहुत देखे होंगे कि उन अगर आपके पास उनका कोई काम पड़ा तो बहुत अच्छा मीठा बोलेंगे आपसे, और जैसे उनका काम निकल गया फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपको पहचानते भी नहीं। और मेरे पास बहुत अच्छा उदाहरण भी है इस चीज़ का। मेरे कुछ हैं ऐसे लोग जहाँ पे मतलब जब तक मैं उनके यहाँ मतलब पढ़ाता रहा तो बहुत अच्छे से बोलते रहे, और आज वो लोग मेरा पैसा मार के बैठे हैं। तो ये वही है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है कि जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत थी तो आपके पास मतलब रो के पीट के ज़बरदस्ती करके भी हमको बुला लिया, भाई पढ़ा दीजिए हमारे यहाँ पर आके। और जब मौका आया कि काम निकल गया, अब जैसे मेरी ज्वाइनिंग हो गई तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उन्हें पता है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उन्होंने मेरा पैसा मार लिया। तो इस तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो वही आपके लिए लोकोक्ति है कि काज परे कछ और काज सरे कछ। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, खोदा पहाड़ निकली चाहिए। खोदा पहाड़ निकली चाहिए बताने की जरूरत नहीं है, अधिक परिश्रम से कब लाभ होना। अगला देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब खरबूजा और खरबूजा यानी कि एक ही तरह के लोग हैं। अब क्या हो रहा है, रंग बदल रहा है। रंग बदलने का मतलब क्या है कि एक अगर रंग बदल रहा है तो दूसरा उसी को देख के रंग बदल रहा है, यानी कि प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो स्पर्धावश काम करना, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता की तरह काम करना, और साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। यानी कि कोई ये अभी आईपीएल चल रहा है तो उसका एक उदाहरण दे लेते हैं कि मान लीजिए एक छोर पर आपका कौन था, ग्लेन मैक्सवेल था, दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स था। तो स्टार्टिंग में दोनों नॉर्मल खेल रहे थे, अचानक से ग्लेन मैक्सवेल ने चौके छक्के मारना शुरू किया। अब उसको देख के एबी डिविलियर्स भी शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, खरबूजे को देख के खरबूजा भी भाई रंग बदल रहा है। ठीक है, अगला देखो, खग जाने खग ही की। अब जो पक्षी है वो अपनी भाषा दूसरा उसका साथ वाला पक्षी ही समझ सकता है। अब जो पक्षी जो भाषा बोलते हैं तो हम क्या समझेंगे कि ये भाषा आप तो समझ नहीं सकते, नॉर्मल हम अपने लोगों में तो बोलते नहीं, तो हम कह सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता है। ठीक है, अगला देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना, ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आप बहुत से गलत निर्णय ले लेते हैं। अगला देखिए, गागर में सागर भरना। ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, 12th में जितने भी लोगों के पास हिंदी रही है उन्होंने इसको जरूर ही कहा होगा, और उन्होंने हमेशा एक एग्जाम्पल भी लिखा होगा कि बिहारी जी अपने दोहों में गागर में सागर भर देते हैं। मेरे हिसाब से तो सबने शायद यही पढ़ा होगा कि यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गागर यानी कि घड़ा, और घड़े के अंदर आपने समुद्र भर दिया, यानी कि थोड़ी ही चीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें भर दी, यानी थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, अगला देखो, गुड़ तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए। गुड़ और शक्कर में कौन ज़्यादा वैसा माना जाता है, अच्छा शक्कर। तो चेले गुरु से अधिक ज्ञानवान हो गए, ये सबको पता है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। अब इसका क्या अर्थ है, स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना। गवाह कैसा है, गवाह तो भाई एकदम तैयार है कि मैं आज जाके गवाही दूंगा, और जिसके लिए गवाही देनी है यानी कि जो जिस पर मुकदमा चल रहा है वो एकदम से सुस्त है, उसे कुछ नहीं पड़ी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस केस में, लेकिन गवाह एकदम से तैयार कि हाँ मुझे गवाही देनी है, आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये आप क्या कर रहे हो कि आपका जो काम है उस आप उसके लिए जितना उत्साहित हो उससे ज़्यादा कोई उत्साहित कोई दूसरा हो उसी काम के लिए। आपका काम है लेकिन आपसे ज़्यादा उत्साहित या प्रयत्नशील कोई दूसरा व्यक्ति हो। ठीक है, अगला देखो, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। आप गुड़ तो खाते हैं और गुलगुलों से आपको परहेज है। ये शायद पूर्वी भाषा है,
पूर्वी भाषा में गुलगुलों का अर्थ होता है जो हमारे उत्तरी भाषा, पूर्वी क्यों, पश्चिमी भाषा में हम लोग कहते हैं, जो भंडारे में हम लोग पुए जो यूज़ करते हैं उनको पूर्वी भाषा में गुलगुले कहा जाता है। तो आप गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। आप गुड़ जैसी मीठी चीज़ तो खा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो हम पुए नहीं भाई खाएंगे, हमें मतलब मीठा नहीं खाना, तो आप क्या कर रहे हो? झूठा डोंग रचना। ठीक है, अगला चलिए। गांव का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। ये बिल्कुल वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि गांव का जो योगी है वो तो सब लोग नाम बिगाड़ते हैं, जोगना जोगना कर देते हो, और जो दूसरे गांव का है उसे आप सिद्ध मान लेते हो, तो अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। बिल्कुल ही ये पैरेलल चलता है, अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, अगला देखो। गरीब तेरे तीन नाम, झूठा पापी बेईमान। गरीब कौन हो सकता है? क्या गरीब होना आपके हाथ में है? अगर आप चाहते हैं तो आप गरीब हैं, आप नहीं चाहते तो आप गरीब नहीं हैं। हाँ, आपके हाथ में क्या नहीं है? एक गरीब के यहाँ पर पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। ये शायद किसी ने कहा हुआ है, लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, और मैं हमेशा इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ कि कुछ भी ऐसा करो कि जब आप मरो तो कम से कम आपको लाखों लोग जानते हो। और इसी वजह से शायद मैंने पढ़ाना शुरू किया है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है वो इस तरह से काफ़ी लोगों के काम आए, कि उन तक हम एक अच्छे रूप में पहुँचें। तो गरीब तेरे तीन नाम, झूठा पापी बेईमान, यानी कि गरीब पर सदैव दोष मढ़े जाते हैं, निर्धनता सदैव अपमानित होती है। यानी कि कहीं भी कोई भी चोरी हो जाए तो क्या कहा जाएगा? उसी गरीब ने करी होगी, उसी। अब कोई अमीर व्यक्ति नहीं माना जाता कि ये घोटाले करेगा, लेकिन अमीर व्यक्ति घोटाले कर जाए फिर भी बच जाता है, उस पर दोष मढ़ने से पहले लोग बहुत बार सोचते हैं। लेकिन कहीं पर मान लीजिए कहीं छोटी मोटी चोरी हो गई और बगल में गरीब लोग रहते हैं, तो ये कहा जाएगा कि इन्हीं गरीब लोगों ने चुराई है, यानी कि गरीब पर ही सदैव दोष मढ़ दिए जाते हैं, और निर्धनता सदैव ही अपमानित होती है। ये तो सिंपल सा है। अगला देखो। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दें। गुड़ का मतलब क्या? जब मीठे से ही मर जाए कोई, मीठी चीज़ से ही मर जाए, तो उसे जहर क्यों दें हम? यानी कि जो काम प्रेम से हो जाए तो उसे हम दंड से क्यों दें? समझ गए होगे, इससे दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगला देखो। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। यानी कि जब आप गंगा गए तो आपने अपना नाम रख लिया गंगादास, और जब आप यमुना गए तो आपने अपना नाम रख लिया यमुनादास। यानी कि कैसे हो आप? अवसरवादी हो, कि जहाँ जा रहे हो उसी जैसे हो जाते हो। और ऐसे बहुत से लोग होते भी हैं, खासकर नेता लोग होते हैं। जैसे ही किसी की भी पार्टी आएगी, बीजेपी की पार्टी आई तो बीजेपी का झंडा लगा लेंगे अपनी गाड़ी में, सपा की पार्टी आएगी तो सपा का झंडा लगा लेंगे, कांग्रेस की पार्टी आएगी तो कांग्रेस का झंडा लगा देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी का झंडा लगा लेंगे। यानी कि वो अवसरवादी होते हैं, उन्हें केवल अपना काम निकालना है और कुछ नहीं है। अगला देखो। गोद में छोरा शहर में ढिढोरा, इसे बताने की जरूरत भी नहीं है, पास की वस्तु को दूर खोजना, ये सबको पता होता है। अगले पे चलते हैं। गरजते बादल बरसते नहीं। यानी कि ऐसे बादल जो गरजते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, डराते हैं, वो बादल कभी बरसते नहीं हैं। यानी कि कहने वाले या शोर मचाने वाले लोग कुछ नहीं करते, ये बताने वाली बात नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। ये कुछ चीज़ें लोकोक्ति ऐसी हैं जो हमारे बोलचाल की भाषा में नॉर्मली हम लोग बोलते भी हैं, तो वो कभी कभी जब आएंगे तो उन पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखिए। गुरु की जय जान, पानी पीवे छान। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप अपना गुरु बनाएं तो ऐसे व्यक्ति को जानकर बनाएं कि वो सच में सिद्ध पुरुष हो, आसाराम बाबा राम रहीम जैसे ना बना लें। और पानी पीवे छान, पानी को भी आप क्या कर रहे हो? छान कर पी रहे हो। यानी कि आप कैसे कर रहे हो? अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। ठीक है, अगला देखो। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। यानी कि क्या है? घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, इसका अर्थ क्या है? सबकी एक सी स्थिति होना, यानी कि सब जगह मिट्टी के चूल्हे हैं, यानी कि हर एक की स्थिति सेम है और सभी समान रूप से खोखले हैं। मिट्टी का चूल्हा होने का अर्थ है खोखला, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें आपको मतलब नीचता दिखाई दे। बहुत से लोग होते हैं जो बाहर से बहुत अच्छा आडंबर करे रहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके घर में उनके क्या स्थिति है, वो किस तरह का बिहेव रखते हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। अगला देखिए। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो अगले पर चलते हैं। घर का बेदी लंका ढाए, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। विभीषण जैसे लोग, ये बताने वाली बात है कि घर का बेदी कौन था? विभीषण था, उसी की वजह से तो लंका ढह गई। उसी ने तो बता दिया कि रावण की नाभि में अमृत है, तो प्रभु वहीं पर तीर मारिए। तो फिर घरेलू शत्रु
प्रबल होता है, क्योंकि उसे घर के बारे में सारी जानकारी है। वो सामने वाले शत्रु को कुछ भी बता देगा और आपकी आपकी जितनी भी मजबूतियां हैं वो फिर मजबूतियां धरी की धरी रह जाती हैं। अगला, घर की मुर्गी दाल बराबर मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ है। अगला देखो, घर बैठे गंगा आना। घर बैठे गंगा आना, आप घर बैठे हो और गंगा आपके घर तक आ गई, यानी कि क्या हुआ, बिना प्रयत्न के लाभ और सफलता मिलना। ठीक है। अगला देखो, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। देख रहे हो, घर में तो दाने नहीं है और बुढ़िया क्या करने जा रही है, भुनाने जा रही है चीज़ों को। तो क्या कर रहे हो आप, झूठा दिखावा कर रहे हो। घर में तो दाने नहीं है और बाहर आप जाके दिखा रहे हो कि हम ये चीज़ भुनवाने ले जा रहे हैं, चनों को हम भुनवाने ले जा रहे हैं। घर में तो खाने के लिए दाने नहीं है और बाहर आप दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, झूठा दिखावा कर रहे हो। अगला देखो, घर आए नाग ना पूजे, बाँ भी पूजन जाए। कि जब आपके घर तक नाग आया तब तो आपने उसे पूजा नहीं, और बाँ क्या है, जहाँ पर नाग रहता है। और आप फिर जब घर पे नाग आया तब तो आपने उसे पूजा नहीं, और जब फिर आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे सांप रहता है, जहाँ पे नाग रहता है, बाँ उसको बोलते हैं, वहाँ पे आप पूजा करने जा रहे हो। यानी कि क्या कर रहे हो, अवसर का लाभ जब आपको मिला, अवसर मिला तो आपने उसका लाभ नहीं उठाया। आपने क्या किया, आप उसकी खोज में जा रहे हो। अवसर आपके सामने आया तब तो आपने उसका लाभ नहीं उठाया, अब आप अवसर की खोज में जा रहे हो। अगला चलो, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध ये कर चुके हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हमने एक मुहावरा किया था, चमड़ी के लिए दमड़ी उतारना। उसका आपने मुहावरे का मुझे अर्थ बता देना है अगर आपको याद हो तो। और हमने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि ये लोकोक्ति उसी पर आधारित कुछ आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि वो भी आपसे पूछ लिया जाए। ये भी देखते हैं कि आप में से कितने लोग मेरी वीडियो को एक्चुअल में देख भी रहे हो या फिर केवल स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर ले जाते हो। इसमें देखो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आपकी चमड़ी चली जाए, यानी कि आपकी जो शरीर की खाल है वो चली जाए, लेकिन आपके पास जो दाम है वो ना जाए। तो आप कैसे हो, बहुत कंजूस हो भाई। मेरा शरीर से तू चमड़ी निकाल ले जाए, लेकिन मेरा पैसा लेके मत जाना। तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत कंजूस हो। अगला देखो, चलती का नाम गाड़ी। यानी कि जो चीज़ चल रही है उसी का नाम गाड़ी है। अगर गाड़ी आपकी खड़ी है और वो अगर चल नहीं रही तो वो क्या है, वो केवल केवल एक लोहे का डब्बा है। यानी काम का चलते रहना या बनी बात के साथ सब होते हैं। यानी कि जो चीज़ अगर गाड़ी चल रही है तभी तक उसका नाम गाड़ी है, तभी तक वो मर्सिडीज़ है, तभी तक वो बेंज है, तभी तक वो आपकी ऑडी है। और जिस दिन वो खटारा हो गई, जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, तो वो सिर्फ लोहे का डिब्बा है और कुछ नहीं है। तो वही है कि जब तक आप काम करते रहेंगे तभी तक लोग आपके साथ रहेंगे। फिर चंदन की चुटकी भली गाड़ी। चंदन की चुटकी और भली गाड़ी। फिर देखो, अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली। ठीक है, समझ रहे हो, चंदन की चुटकी और भली गाड़ी। इसमें बताने का अर्थ ये है सिर्फ कि जो चंदन की जो चुटकी है वो चंदन की चुटकी, चुटकी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी उतनी ही भली है। लेकिन ठीक है, गाड़ी से भी भली है वो चंदन की चुटकी। यानी कि अच्छी वस्तु अगर कोई है तो वो थोड़ी सी भी है तब भी आपके लिए अच्छी है। फिर देखो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बताने की जरूरत है नहीं है कि सुख का समय थोड़ा ही होता है, ये सबको पता होगा। अगला देखो, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता यानी कि निर्लज्ज पर किसी भी बात का असर नहीं होता। आप चाहे उसको कितना भी सुना लो, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला है। अगला देखो, जैसा कि हमारे उत्तराखंड के सीएम हैं, उनसे आप लोगों ने कितना विरोध किया कि कितने बेतुके बयान दे देते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे, वो आज भी वैसे ही बयान देते हैं। अगला देखो, चिराग तले अंधेरा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दूसरों को उपदेश देना और स्वयं अज्ञान में रहना। यानी कि चिराग जब जलता है तो उसके जो तला होता है उस पर खुद ही अंधेरा होता है। यानी आप दूसरों को तो खूब ज्ञान दे रहे हो, लेकिन आप खुद ही अज्ञान में हो। यानी कि दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। फिर है चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना, इसका क्या अर्थ है, बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट हो जाना। ऐसा माना जाता है कि जब चींटी मरने की तरफ होती है तब उसके पर निकल आते हैं। तो ऐसे ही जब किसी का बुरा समय आता है तो जो बुद्धि होती है ना, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ऐसा है। फिर देखो, चील के घोंसले में मांस कहाँ। आप चील के घोंसले में क्या ढूंढने गए हो, मांस ढूंढने गए हो।
और चील पहले से ही हर जगह मांस की खोज में भटकती रहती है, जहाँ उसे मांस दिखता है वहीं पर जाके टूट पड़ती हैं चीलें, और आप उन्हीं के घोंसले में मांस ढूंढने जा रहे हो। यानी कि भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। जो व्यक्ति पहले से ही भूखा है उसके घर पर आप भोजन ढूंढोगे, वहाँ तो भोजन मिल ही नहीं सकता। फिर चुपड़ी और दो दो। एक तो चुपड़ी है यानी कि घी से चुपड़ के आपको मिली है, और वो भी दो दो मिली, यानी कि क्या है, लाभ में लाभ होना। ठीक है, चुपड़ी थी तो तब तो आप मतलब समझ में आ रहा था कि लाभ है, और वो भी फिर दो दो मिली हैं, तो फिर क्या है, लाभ में भी आपको लाभ मिल गया, एक नहीं मिली दो मिली हैं। अगला देखो, चोरी का माल मोरी में। ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको भरोगे। तो बुराई की कमाई बुरे कार्यों में नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। बिल्कुल अब तो पार होने वाले हैं 50 मिनट, हमने जैसा आपसे कहा था कि 1 घंटे से कम समय में हम इसको करा देंगे। अगला देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या है कि चोर कहीं ना कहीं सबूत छोड़ेगा, अपराधी का सशंकित होना, अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। चोर की दाढ़ी में उसका कुछ ऐसे हाव भाव होंगे जिससे कि आप उसको पकड़ सको, उसके कार्यों से दोष प्रकट हो जाएगा। फिर चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका अर्थ क्या हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होती है, शराबी शराबी हाल दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह से है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अगला देखो, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपसे पूछा था कि इसका अर्थ बताइए। अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना। अगला देखो, ये मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल, तो छछूंदर कैसी होती है, नालियों में घूमती रहती है, और उसके सर में चमेली का तेल है। तो जो व्यक्ति नालियों में घूम रहा है उसके सर में आपने कैसा महक वाला तेल डाला है, अच्छा तेल डाला है, तो कैसा तेल, तो अयोग्य व्यक्ति है नाली में घूमने वाला, उसके पास कितना अच्छी चीज़ है, उसके सर में कैसा तेल डाला है, चमेली का तेल। यानी कि अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना। फिर छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात करना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको पता होगा, छोटे से पढ़ते हुए चले आते हैं। और ये आपने अगर गाना भी सुना होगा, सुई जहाँ पर काम आए वहाँ करेगी क्या तलवार। तो जहाँ पर काम आवे सुई का करे तलवार, यानी कि छोटी वस्तु से जहाँ काम निकलता है वहाँ पर बड़ी वस्तु का कोई उपयोग नहीं होता। बात है कपड़ा सिलने की, और आप तलवार से तो कपड़ा सिल नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर छोटी वस्तु से काम चलता हो वहाँ पर बड़ी वस्तु का कोई भी उपयोग नहीं होता। अगला देखो, जल में रहकर मगर से बैर। जल में आपको रहना है और जल में मगरमच्छ से आप दुश्मनी करके रह पाएंगे क्या, वो आपको तुरंत मार देगा। यानी कि बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं। फिर अगला देखो, जब तक सांस तब तक आस, यानी कि जीवन पर्यंत आशान्वित रहना, कि जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपके अंदर आस है कि हम ये सही कर लेंगे। वही चीज़ है कि जब तक सांस तब तक आस, जीवन पर्यंत आशान्वित रहना, यही काम हमारा हमेशा रहना चाहिए। और इसी तरह का हमें अपना स्वभाव भी रखना चाहिए कि हम हमेशा आशान्वित ही रहें, कभी भी खुद को नेगेटिविटी में न डालें। फिर देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मोर जो था वो जंगल में नाचे तो उसे तो कोई देख नहीं पाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है, और गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर न होना, ये इसमें छूट गया है, गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ना होना। मोर जहाँ पे नाचना चाहिए था, मोर के नाचने की सब तारीफ करते हैं, लेकिन मोर नाचा कहाँ पे, मोर तो जंगल में नाचा। अब जब जब वो जंगल में नाचा तो उसे देखा किसने भाई, जब किसी ने देखा ही नहीं तो उसकी तारीफ कौन करेगा। तो वही चीज़ कही गई है कि दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है। अगला देखें, अगला देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये आपका एक श्लोक भी है। इसका अर्थ क्या है, मातृभूमि का मैं तो स्वर्ग से भी बड़ा होता है। ये तो हिंदी बताई गई है इसकी, ये वैसे कोई लोकोक्ति नहीं है, एक श्लोक में आया था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि जो जन्मभूमि है वो हमारे, जिसने हमें जना है, जिस जन्मभूमि ने, वो स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। फिर है, जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। इस तरह से अगर कोई बोल रहा है तो आपसे क्या कह रहा है, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। यही मतलब है ना कि अगर मुर्गा बोलेगा तभी सुबह थोड़ी होगी, जहाँ पे मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सुबह नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति के होने से कोई काम रुकता नहीं है। अगला देखो, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवियों के बारे में ये बहुत अच्छी बातें कही जाती हैं, और कुछ कवि हमारे जैसे भी होते हैं जो अपनी
वैसी ही आपकी कविता नहीं बना सकते हैं कि मतलब छंदों से आधारित हों, लेकिन हम लोग स्वच्छंद कविताएं बनाते हैं और हम लोग अपने शब्दों को इस तरह से रखते हैं कि वो आपके दिलों तक टच करती हैं। तो वही है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि, रवि का अर्थ क्या है यहाँ पे? सूर्य। सूर्य का प्रकाश ऐसा बहुत जगह होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, लेकिन कवि उन जगहों पर भी पहुँच जाता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता। इसका अर्थ क्या है? कवि दूर की बात सोचता है, सीम अतीत कल्पना करता है, सीमा से भी बढ़ के कल्पना करता है। कौन? कवि। फिर जाके पैर न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जिसके पास कोई फटी विवाई नहीं है, जिसके जाके पैर न फटी विवाई, यानी कि जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, वो दूसरों का दर्द क्या समझेगा। ऐसे हमारे नेता लोग हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये आपका दर्द समझ रहे हैं, वो आते हैं और आप इस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे हमारी हेमा मालिनी जी जाके जब गेहूं काटती हैं तो बहुत से लोग उन्हें देख के ऐसा मान लगते हैं डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठ के गेहूं काटने आएगा, क्या वो उस किसान का दर्द समझेगा जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए इसने गेहूं काटे हों? तो उन्हीं तरह के लोगों के लिए कहा गया है, जाके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, वो दूसरों का दुख क्या समझेगा। अब आप गेहूं काट के चले गए, लेकिन उसके बाद किसानों का कितना बड़ा दुख है वो चीज़ सबको पता है। अगला देखो, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि अगर आपके मन में भगवान के लिए अच्छा भाव है तो आपको भगवान की मूर्ति कैसी दिखेगी? अच्छी दिखेगी। और अगर आप नास्तिक हैं तो आपको वो केवल क्या दिखेगा? एक पत्थर की मूर्ति, केवल आपको वो पत्थर दिखेगा। तो यानी कि भाव अनुकूल, जैसा कि आपका भाव है उसी के अनुकूल आप दूसरों को देखते हैं, आप दूसरों का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने अपनी तरफ से अपना वादा कंप्लीट किया। हमने आपको 100 लोकोक्तियाँ करा दी हैं। कितने समय में करा दी हैं? 57 मिनट्स में लगभग करा दी हैं, कंप्लीट करा दी हैं। अब आपका काम शुरू होता है, बीच में हमने आपसे कतई कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। अब आपका काम शुरू होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा जो फैमिली है वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।